अब हम बात करेंगे यहां पर चार्ल्स लॉ की। चलो आए फटाफट से चार्ल्स लॉ पे। आर यू गाइस रेडी फॉर द चार्ल्स लॉ? कौन कौन तैयार है एकदम चार्ल्स लॉ के लिए? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ल्स लॉ। नाउ व्हाट यू मीन बाय चार्ल्स लॉ? ये देखिए क्या कहता है। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, अगर मास गिवन है गैस का, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कांस्टेंट। फॉर अ गिवन प्रेशर, चार्ल्स लॉ में क्या चीज आप कांस्टेंट रखते हो? प्रेशर को। भैया याद कर लो, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। इन दैट केस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद करने का तरीका क्या है? आपको सबको पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं यहां पर कह दूं कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के। सीधे सीधे। क्या कोई डाउट है? तो चार्ल्स लॉ के केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जरा आप समझना, प्रेशर तो कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ के केस में आप लोग किस चीज को कर रहे हो? जरा आप चेक करना। चार्ल्स लॉ के केस में आप लोग प्रेशर को कर देते हो कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स को कर देते हो कांस्टेंट। तो यहां पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? टेम्परेचर के। आप लोग याद रखो किसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हो? P इक्वल्स टू KT। यस और नो? अब कंपैरिजन करो। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू nRT। यस और नो? अगर मैं इसको एक एज इट इज बनाना चाहूं तो क्या करूं? V इक्वल्स टू NR बाई P इंटू T लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। P को इधर ले गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं P इक्वल्स टू K इंटू T। तो K किसके बराबर आ गया? K आ गया NR बाई P के इक्वल। और अब मजे की बात देखो, इसका मतलब क्या हो गया? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। मतलब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो K की वैल्यू घटेगी, मतलब स्लोप घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है। जरा समझ लो। इसको क्या कहते हैं? उसको आइसोथर्म कहते थे, इसको आइसोबार ग्राफ बनाने वाले हैं। कौन से ग्राफ? आइसोबार। अब आप इसका कंपैरिजन करो। मान लो ये y है, ये m है और ये x है। तो आप क्या करोगे? यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो ओरिजिन से जाएगा। y एक्सिस पे क्या लिखोगे? वॉल्यूम। x एक्सिस पे क्या लिखोगे? टेम्परेचर। और एक ऐसी लाइन आएगी जो कि कहां से जाएगी? ओरिजिन से, जिसका स्लोप क्या होगा? k। अब आप लोग बताइए, इसका स्लोप अपन k मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि इसको हमने कौन से प्रेशर पे ड्रॉ किया है? इसको हमने प्रेशर P पे ड्रॉ किया है। जरा आप चेक करना। ये मान लो प्रेशर P1 पे ड्रॉ किया गया है। अब मान लो कि मैं प्रेशर बढ़ा दूं। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा के P1 से कितना कर दिया? P2। मैं कहता हूं कि P2 प्रेशर P1 से ज्यादा है, तो लाइन कहां जाएगी? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो स्लोप घटेगा। इसका मतलब लाइन घटेगी, नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया चार्ल्स लॉ के अंदर तो K की वैल्यू घटेगी, मतलब यहां पर स्लोप घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। आया सबको समझ में? अगर आप लोगों ने चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को बढ़ाया तो स्लोप घटेगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे सारे बच्चे जवाब देंगे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सवाल मेरा देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, जरा आप चेक करना। भैया सवाल तो इसी से आते हैं, जो टॉपर है वो समझ रहा होगा इस बात को। अब आप मैं आप सवाल पूछता हूं। मान लो कि आपने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किए 3। मान लो 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला ग्राफ आपने प्लॉट किया P1 प्रेशर पे, दूसरा आपने P2 प्रेशर पे, तीसरा आपने P3 प्रेशर पे। तो मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3? P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है? यहां पर जरा देखना, जिसका स्लोप सबसे कम उसकी प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो P3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी वैल्यू होगी? P2 की, फिर किसकी वैल्यू होगी? P1 की। बेटा नोट कर लो, ये पहले वाले से जस्ट उल्टा है, वहां टेम्परेचर था, यहां प्रेशर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपर बच्चा है वो याद रखे, सवाल यहीं से आएगा। चार्ल्स लॉ के अंदर जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो प्रेशर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने स्लोप बढ़ा दिया तो प्रेशर कम है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो स्लोप कम आएगा, प्रेशर घटा दिया तो स्लोप ज्यादा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो मैं आपको चार्ल्स लॉ को फटाफट से कवर करा देता हूं। बस ऐसे ही करके आपको सब पढ़ना होता है। चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, जहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। V इक्वल्स टू KT भी लिख सकते हो उसको, या V बाई T इक्वल्स टू K भी लिख सकते हो। इसको यूज भी कर सकते हो ऐसे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ऐसे करके आप इसको यूज भी कर सकते हो। जब आप सवाल करोगे तो आप चार्ल्स लॉ में ऐसा कर सकते हो, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। इन दैट केस प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ।
यहां पर स्टेट वेरिएबल क्या होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम ओनली। पहला स्टेट वेरिएबल T1 V1 से दूसरे में कहां चला जाएगा, T2 V2 की तरफ, और उसको मैथमेटिकली कैसे यूज करोगे, दैट V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 ऐसे यूज किया जाता है। अब यहां पर इसके ग्राफ बनाते हैं, जरा आप चेक करो। थोड़ी देर पहले इन ग्राफ को क्या बोला जाता है, इन ग्राफ को बोला जाता है आइसोबार ग्राफ। क्या बोला जाता है, आइसोबार। क्यू बार लिखा गया क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इनको आइसोबार ग्राफ कहा जाता है। मैंने कहा था आपसे, जरा चेक करो। अगर मैं यहां पर टोटल 3 ग्राफ बनाऊं, P3 पहला ग्राफ P3 पे बनाया, दूसरा ग्राफ P2 पे बनाया और तीसरा ग्राफ P1 पे बनाया, तो बताओ P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है। पक्का यहां पर P1 क्या होगा, P2 और P3 से सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसकी स्लोप सबसे छोटी है। ये कहां से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्योंकि यहां पर बेसिकली अगर आप लोगों ने K की वैल्यू बढ़ाई, इसका मतलब P का वैल्यू कम होगा, या P की वैल्यू कम की तो K की वैल्यू बढ़ेगी। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, सबको समझ में आया चार्ल्स लो। तो यहां पर P3 की वैल्यू सबसे छोटी होगी, P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिखा है ना। बहुत बढ़िया। इन ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोबारिक ग्राफ बोला जाता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, आइसोबार बोलते हैं इनको। तो चार्ल्स लॉ के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी कर्व होते हैं इनको आइसोबारिक कर्व कहा जाता है। अब मान लो कि आपके पास है ना, इन केस आपको टेम्परेचर यहां पर किस में दे दिया, डिग्री सेल्सियस में। मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया, क्योंकि पहले तक जो टेम्परेचर था वो केल्विन के अंदर था। अब आपने मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो आपकी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू, यहां पर आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लिखोगे, तो क्या लिखोगे, दैट इज T प्लस 273 डिग्री, T प्लस 273 लिखोगे। मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली जो भी टेम्परेचर होगा उसमें 273 आप ऐड करोगे। तो मैंने वही तो लिखा है, पहले क्या लिखा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू T। बट अभी तो आपको की जो टी की वैल्यू वो डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, तो 273 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, V इक्वल्स टू K इंटू टी प्लस साथ में क्या लिखूंगा, K इंटू 273, यस और नो। अब बेसिकली इसका कंपैरिजन करो, ये किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज Y इक्वल्स टू, ये जरा चेक करना, दिस इज M, दिस इज X और प्लस दिस इज C। अब जरा चेक करो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, Y की जगह क्या लोगे, वॉल्यूम, एक्स एक्सिस की जगह क्या लोगे, टेम्परेचर, सी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 273 इंटू के, ये सी का वैल्यू होगा। और यहां पर एक लाइन आएगी जो कि वाई एक्सिस पर कहां काट रही होगी, 273 इंटू के पर काट रही होगी, और ये लाइन ऐसी बनेगी। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस लाइन को पीछे लेके चला जाऊं, इस लाइन को अगर मैं पीछे लेके चला जाऊं, तो ये जिस पॉइंट पर काट रही है इसी को बोलते हैं -273, और यही होता है आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आया सबको समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट डाउन कर लेना। चलिए तो आपको फटाफट से कवर करा देता हूं। ये देखिए पीछे की तरफ लाइन आई -273 डिग्री, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और ग्राफिकल लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि यस वाई एक्सिस पर काटेगी, ये टी प्लस, ये कहां पर काटेगी, K इंटू 273 पर काटेगी। छोटी छोटी चीजें मैथमेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को भी कौन सा ग्राफ बोला जाता है, आइसोबारिक ग्राफ बोला जाता है। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। आया सबको समझ में। चलिए, इसको एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब